हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11th फिजिक्स की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में ना हम 11th फिजिक्स के अंदर कणों के निकाय एवं घूर्णन गति वाला जो हमारा चैप्टर था हमने जिसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज दोस्तों हम इस चैप्टर के ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ना कई बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना जो है ना शिवलाल की बुक से पढ़ें, युगबोध की बुक से पढ़ें कि सर कहाँ से पढ़ें, युगबोध की बुक में नहीं है ना, तो कैसे। तो आज सबकी प्रॉब्लम जो है ना दूर है और आज हम सबके लिए ऑब्जेक्टिव कराने आ रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है, तो इन सब ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से समझो और एक एक ऑब्जेक्ट को अच्छे से आपको समझो और है ना इनको याद रखो। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा चैप्टर है कणों की निकाय एवं घूर्णन गति, जिसमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्या है वो आपको देखना है। देखो इसने बोला है किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होता है। दोस्तों आपने देखा था एक कण निकाय के लिए हमने द्रव्यमान केंद्र निकाला था और दो कण निकाय के लिए हमने द्रव्यमान केंद्र निकाला था। तो एक कण निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र था वो तो क्या था, उस जो पिंड था उस पिंड के केंद्र में था। एक कण के लिए जो द्रव्यमान केंद्र था वो तो पिंड के केंद्र में था, लेकिन जो आपका दो पिंडों के लिए द्रव्यमान केंद्र था वो दोनों पिंडों के बीच में था। मतलब दोनों पिंडों के बीच में था, मतलब पिंडों से बाहर था। इसका देखो एक कण के लिए उसके बीच में अंदर था और दो कण के लिए क्या उसके बीच में, मतलब कणों से बाहर था। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है वस्तु के बाहर अथवा अंदर हो सकता है, ये सही रहेगा। ठीक है, सदैव ज्यामिति केंद्र पर होगा, ये गलत बात है ना। सदैव वस्तु के अंदर होगा, ये भी गलत है। सदैव वस्तु के बाहर होगा, ये भी गलत है। ठीक है ना, तो हमारा फिर सही क्या है, तो हमारा भाई सही क्या है, हमारा सही जो है ना वो एक सेकेंड, हमारा जो सही है वो वस्तु के बाहर, ठीक है एक सेकेंड, हाँ वस्तु के बाहर अथवा अंदर हो सकता है, ये हमारा सही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है बिलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग। कोई भी आपका एक बिलगित निकाय है ना, बिलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होता है वो आपका क्या होता है। देखो एक बिलगित निकाय के लिए जो द्रव्यमान केंद्र होता है इसका वेग हमेशा नियत रहता है, हमेशा कैसा होता है भाई, नियत होता है। ठीक है ना, चलो अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। गोले का द्रव्यमान केंद्र होता है, एक जो गोला होता है गोले का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो कहाँ होता है, तो भाई गोले का जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसके केंद्र पर होता है। ठीक है, एक गोले की बात कर रहे हैं मतलब इस टाइप के, तो उसका कहाँ होगा, बीच में होगा, उसके केंद्र पर होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना उसके ज्यामिति केंद्र के अंदर, मतलब ज्यामिति के अनुसार माप कर हम उसका जो बीच में केंद्र मापने के आधार पर जो आपका केंद्र आएगा उस गोले का तो वो आपका केंद्र होगा। इसलिए यहाँ पर बोला है ज्यामिति, मतलब मापने के बाद। ठीक है, ज्यामिति केंद्र पर। ठीक है ना, अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर है ना 4 है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो क्वेश्चन को, है ना, पढ़ लो और फिर इसका आंसर देना। गुरुत्व के अंतर्गत उड़ता हुआ एक प्रक्षेप उड़ान, मतलब गुरुत्व के अंतर्गत एक प्रक्षेप इस टाइप से कोई है ना उड़ान उड़ रहा है। ठीक है, इस टाइप से प्रक्षेप में है ना, प्रक्षेप में मतलब इस टाइप से है ना, उड़ान के दौरान विस्फोटित होता है। मतलब देखो गुरुत्व के अंतर्गत उड़ता हुआ एक प्रक्षेप उड़ान, मतलब इस टाइप से उड़ता हुआ एक उड़ान है ना, और उड़ते समय वो क्या हो जाता है, विस्फोटित हो जाता है, मतलब फूट जाता है। तो टुकड़ों का द्रव्यमान केंद्र, जो टुकड़ों का द्रव्यमान केंद्र होगा वो कहाँ होगा, उसने आपसे ये पूछा है। टुकड़ों का जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ होगा, अविस्फोटित प्रक्षेप के परवलय पथ के अनुदिश ही गति करता रहता है। मतलब जो टुकड़े हों वो किस टाइप से, जिस टाइप से आपका जो उड़ान गति कर रहा था उस टाइप से ही गति करता रहेगा, या परवलय की स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करता रहेगा, या ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता रहेगा, क्या है विराम अवस्था में रहेगा, क्या रहेगा, इसका आंसर वो आपको देखना है। तो मेरे भाई हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन था गुरुत्व के अंतर्गत उड़ता हुआ एक प्रक्षेप उड़ान, कौन सा, प्रक्षेप उड़ान के दौरान विस्फोटित होता है, मतलब फूट जाता है। तो आपने देखा है कोई भी वस्तु जब तक गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए। ठीक है, अब ये किस टाइप से प्रक्षेप उड़ान में चल रहा है, तो जो विस्फोटित है वो क्या है, जो अविस्फोटित प्रक्षेप के परवलय पथ के अनुदिश ही गति करता रहेगा। मतलब जिस प्रकार से जो अप्रक्षेप उड़ान, मतलब विस्फोटित तो बाद में हुआ, पहले तो अविस्फोटित था ना,
अविस्फोटित उड़ान इस प्रक्षेप में गति कर रहा था, इस टाइप की गति कर रहा था, तो उसके टुकड़े भी ना इसी टाइप की क्या करेंगे, गति करते रहेंगे। मतलब अविस्फोटित प्रक्षेप के परवलय पथ के अनुसार अनुदिशी गति करता रहेंगे। मतलब जिस टाइप से उड़ान गति कर रहा था उसके टुकड़े भी उस टाइप की गति करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अविस्फोटित का मतलब क्या है कि जो देखो विस्फोट होने से पहले जो उड़ान गति कर रहा था वही। ठीक है ना, क्लियर है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है भाई, देख लो। अगला क्वेश्चन है CO2 अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच की दूरी ये इतनी है नैनोमीटर। अणु के द्रव्यमान केंद्र की कार्बन परमाणु से दूरी कितनी होगी? तो भाई साहब वो क्या करना है, आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका जो आंसर आने वाला है 5वें का, ठीक है, 5वें का आंसर आने वाला है आपका है वो 0.07 नैनोमीटर, 0.07 नैनोमीटर है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है ना। अगला हमारा 6वां क्वेश्चन है और 6वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हमारा कहता है एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। अब देखो एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक पूछा है, तो आप जानते हो एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है, किलोग्राम इंटू जो है ना मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? क्योंकि ये जो है ना हमारा जड़त्व आघूर्ण है उसका सूत्र क्या होता है आप जानते ही हो, है ना, जानते ही हो क्या होता है, तो इसलिए इसका मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, जानते हैं जड़त्व आघूर्ण का। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, जो जड़त्व आघूर्ण है वो किस पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर, आवेग और बल युग्म किस पर निर्भर करता है, कौन, जड़त्व आघूर्ण की बात कर रहे हैं। तो भाई जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, तो जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, ना तो घनत्व पर करता है, ना बल युग्म पर, ना आवेग पर, किस पर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है ना। चलो अब अथवा में दोस्तों ऐसे ऑप्शन दोस्तों अगर अलग टाइप से मिलें, आपको दूसरे ऑप्शन मिल जाएं इस टाइप की, ये ऑप्शन मिले हैं। ठीक है, तो कोणीय वेग पर, द्रव्यमान पर, द्रव्यमान के वितरण पर, घूर्णन अक्ष की स्थिति तथा द्रव्यमान वितरण पर, तो इनमें आपका जो सही आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका द्रव्यमान पर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी द्रव्यमान पर और यहाँ द्रव्यमान पर, ऑप्शन यदि बदल के इस टाइप किया जाए तो भी हमारा द्रव्यमान पर ही रहेगा। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला भाई हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, वो कह रहा है यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है, कोई पिंड है हमारे पास उसका द्रव्यमान m है तथा किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है, I है। ठीक है, तो आपका उस अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या क्या होगी। ठीक है ना, उस अक्ष के परितः क्या होगी, घूर्णन त्रिज्या से आपके पूछा है कि घूर्णन त्रिज्या भाई उस अक्ष के परितः क्या होगी। 8वें का बा है। ठीक है ना, 8वें का हमारा दोस्तों क्या है, बा है। ठीक है ना, तो ये आपका घूर्णन त्रिज्या हो जाएगी I/m। तो ध्यान रखना जब द्रव्यमान आपको दिया हो और जड़त्व आघूर्ण दिया हो तो आपको घूर्णन त्रिज्या निकालना है, तो I और जो है ना अपॉन m क्या क्या करना, अंडर रूट में आपको दे देना आंसर, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलो घूर्णन गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र, अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा का, घूर्णन गतिज ऊर्जा भी आपने कैलकुलेट की थी ना, मैंने आपको बताया था। तो ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है ना, ये आपको बताना है। तो ml² T-2 घूर्णन गतिज ऊर्जा का क्या है भाई, विमीय सूत्र है। ठीक है ना, तो आपको इतने ऑब्जेक्टिव तैयार करना। देखो आप कोई अगर चीज़ है ना थ्योरेटिकल चीज़ अपन अच्छे से पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, किसी ठोस बेलन जिसका द्रव्यमान क्या है m तथा त्रिज्या r है, उसकी ज्यामिति अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, है ना। कोई ठोस विलयन की बात कर रहे हैं, तो कोई ठोस विलयन का है ना जड़त्व आघूर्ण क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी ठोस विलयन का जड़त्व आघूर्ण जब द्रव्यमान m और त्रिज्या r हो तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है भाई वो आपका क्या होता है, 1/2 mr², 1/2 mr², ये होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं, रेखीय संवेग है इसके आघूर्ण को क्या कहेंगे, तो भाई साहब रेखीय संवेग के आघूर्ण को बोल रहे हैं, तो रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग बोलेंगे। रेखीय संवेग के आघूर्ण को हम क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग बोलेंगे। किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र है, घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको बताना है। तो आपने घूर्णन गतिज ऊर्जा और जो है ना आपने व्यंजक किया था, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या बना था आप उसमें बताइए। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र भाई यही बना था, घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 हो ही गई, क्योंकि गतिज ऊर्जा है तो 1/2 होना ही होना है। जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग का स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग का जो है ना स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है इस बात को। ठीक है ना। चलो है ना,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। हमारा अगला है दोस्तों क्वेश्चन गलत संबंध। मतलब ये जो आपका एक संबंध दे के रखा है, यहाँ पर एक संबंध दे के रखा है, 4 संबंध दे के रखे हैं, इनमें गलत संबंध कौन सा है वो बताना है, ठीक है। गलत संबंध इसमें जो है ना कौन सा है वो बताना है। देखो आपको पता है I बराबर m² कभी होता ही नहीं है, तो ये गलत है। T dl/dt ये होता ही नहीं कभी, ये गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। लेकिन ये आपका सही है, क्योंकि आपने देखो ये आपकी गतिज ऊर्जा है 1/2 और आई ओमेगा, ये संबंध आपने पढ़ा है, ये संबंध आपको स्थापित करवाया है मैंने, तो ये वाला सही है। बाकी ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, तो ये आपका सा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लें हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, द्रव्यमान m का एक कण त्रिज्या r के वृत्त पर नियत चाल से चल रहा है। मतलब द्रव्यमान m का एक कण है, त्रिज्या r के वृत्त पे, मतलब r त्रिज्या का क्या है मान लेते हैं, ये r त्रिज्या क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। और m द्रव्यमान का एक कण है, एक m द्रव्यमान का मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, स्मॉल m द्रव्यमान का कण है जो चल रहा है। वृत्त के केंद्र के परितः कण का कोणीय संवेग j है, मान लेते हैं कोणीय संवेग क्या है, j। तो कण का अभिकेंद्रीय बल क्या होगा भाई, अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, तो भाई अभिकेंद्रीय बल की बात कर रही है आपसे, अभिकेंद्रीय बल की बात कर रही है कोणीय संवेग के रूप में, कोणीय संवेग के रूप में आपसे अभिकेंद्रीय बल की बात की गई है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा J² अपॉन mr², J² अपॉन mr², ये जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, J² अपॉन mr², ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बल के अंतर्गत घूर्णन कर रहे कण का कोणीय संवेग नियत रहता है, क्योंकि जो कोणीय बल है उस कोणीय बल के अंतर्गत घूर्णन कर रहे एक पिंड का, है ना, जो कोणीय संवेग है वो तो नियत रहता है। वो क्यों रहता है नियत, ये पूछा आपसे, क्यों रहता है नियत, ये चीज़ आपसे पूछी गई है, ठीक है। 15वां है हमारा, तो बल आघूर्ण शून्य होता है इसलिए ये चीज़ नियत होती है। जो बल आघूर्ण होता है ना वो आपका शून्य होता है, केंद्रीय बल के अंतर्गत घूर्णन करे कण का कोणीय संवेग नियत रहता है, क्यों, क्योंकि बल आघूर्ण इसमें शून्य रहता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है, एक पतली छड़ का द्रव्यमान m है, लंबाई l है, छड़ के एक सिरे पर l/3 दूरी पर क्षण की लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः क्षण का आघूर्ण क्या होगा। तो मेरे भाई एक लंबी क्षण का आघूर्ण बात की है, लेकिन लंबी क्षण जो है उसके आघूर्ण की बात की है आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है वो ml²/9 है, ml²/9 है, ठीक है। तो जो आपकी लंबाई होती है और जो द्रव्यमान है इनका आपको क्या करना है, गुणा करना है, और जो आपको ये दी है इसका आपको क्या करना है, जो है ना, देखो आपका ये सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू लंबाई, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जब ये फॉर्मूला बनाओगे इस टाइप से, तो ये इसका जो है ना स्क्वायर हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका ये द्रव्यमान m और ये वाली जो दूरी है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये l²/9 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके। तो बलय रिंग का द्रव्यमान केंद्र होता है, जो रिंग होती है, मतलब ये रिंग है, इसका द्रव्यमान केंद्र क्या है, ये आपसे पूछा है। तो रिंग का द्रव्यमान केंद्र हमेशा केंद्र की ओर होता है, बीच में ही होता है, केंद्र पर होता है, ठीक है ना। चलो अगला है हमारा, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं, जो रेखीय संवेग है इसके आघूर्ण को क्या कहते हैं भाई, रेखीय संवेग के आघूर्ण को, अब भी तो हमने बताया कोणीय संवेग कहते हैं, रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं भाई, कोणीय संवेग कहते हैं, कोणीय संवेग, ठीक है ना। चलो अब दोस्तों हम रिक्त स्थानों पे पहुंचेंगे, हमारे रिक्त स्थान आपके आ चुके हैं, यहाँ पर एक एक चीज को समझना है आपको, ठीक है। तो रिक्त स्थान नंबर हमारा 1 है, क्या कह रहा है, 2 कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र RCM बराबर कितना है, जहाँ प्रतीकों के अर्थ सामान्य है। आपको 2 कणों के लिए द्रव्यमान, देखो 2 कण के लिए द्रव्यमान, मान के चलो 2 कण ये आपके पास है, इनके द्रव्यमान केंद्र निकालना है, 2 कण है, इनके द्रव्यमान केंद्र क्या करना है, आपको निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मान लेते हैं ये जो कण है ये जो है ना m1 द्रव्यमान का है और ये है आपका m2 द्रव्यमान का, इसका वेग v1 है और इसका वेग क्या है, v2 है। तो इनके द्रव्यमान केंद्र आपको निकालना है, क्या करना है, द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो द्रव्यमान केंद्र के लिए आपको क्या करना है, ये द्रव्यमान, ये वेग, प्लस एक कण का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कर लेना, और दूसरे कण का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कर लेना, अपॉन
m1 प्लस m2, ये सूत्र आपका लग जाएगा। ठीक है, दो कणों की निकाय का आपको द्रव्यमान केंद्र निकालना है, जबकि उसका द्रव्यमान और वेग आपको दे के रखा है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे आपका ये निकल जाएगा। आई होप आप समझ गए होगे, दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। ठीक है ना, वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र होता है, जो एक वृत्तीय वलय होती है उसका द्रव्यमान केंद्र क्या होता है भाई, है ना, ज्यामिति केंद्र पर, है ना। तो वृत्तीय वलय का जो द्रव्यमान केंद्र होता है भाई वो कहाँ पर होता है, केंद्र पर, तो आप लिख देना केंद्र पर। ठीक है, वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र आप समझ गए, वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, केंद्र पर होगा। अगला है हमारा क्वेश्चन भाई, अगला हमारा क्वेश्चन है द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस पर निकाय का संपूर्ण, देखो यहाँ पर बोला है द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, या फिर आप लिख सकते हो कुल द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान या फिर आप लिख सकते हो कुल द्रव्यमान केंद्रित होता है। कुल द्रव्यमान जिस बिंदु पर होता है उसको ही तो हम बोलते हैं भाई द्रव्यमान केंद्र, बोलते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट है विलगित निकाय पर कार्यरत समस्त बलों का सदिश योग शून्य होता है। कोई भी विलगित निकाय है उस पर कार्यरत समस्त बलों का जो सदिश योग होता है भाई वो शून्य होता है, वो क्या होता है भाई, शून्य होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है विलगित निकाय का द्रव्यमान केंद्र, विलगित निकाय कोई भी एक निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो नियत वेग से गति करता है। कौन से वेग से भाई, नियत वेग से, तो यहाँ पर लिख देना नियत वेग से गति करता है। अगला है यदि मूल बिंदु निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर हो, अगर कोई का मूल बिंदु की बात कर रहे हैं निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर है, तो द्रव्यमान केंद्र के परितः आघूर्ण का योग क्या होगा, तो द्रव्यमान केंद्र के परितः आघूर्ण का क्या होगा, शून्य होगा। देखो यदि मूल बिंदु निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर है, मूल बिंदु की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, जैसे मान के चलो एक कण है, ठीक है, इसका जो मूल बिंदु है वो निकाय के कहाँ है, निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर है, तो उसके परितः आघूर्णों का योग होगा ना वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बात करो, शून्य आपका आंसर आ गया। घूर्णन गति के कारण बराबर बलाघूर्ण इंटू आपका क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। भाई कौन सा, कोणीय विस्थापन आप लिख लेना। रेखीय संवेग का आघूर्ण क्या कहलाता है, कोणीय। देखो रेखीय संवेग, अभी क्वेश्चन फिर से 3 बार आ चुका है। रेखीय संवेग का जो आघूर्ण है वो क्या कहलाता है, कोणीय संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, कोणीय संवेग, आप लिख लेना। कोणीय संवेग का सूत्र की बात कर रहे हैं, कोणीय संवेग का सूत्र क्या है, तो जे बराबर क्या होता है, आई ओमेगा। जे बराबर क्या होता है, आई ओमेगा। कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है भाई, जे बराबर आई ओमेगा। क्लियर है, आप एक एक ऑब्जेक्ट को समझते जाओ, आप लिखते जाओ, लिखो मत तो बस याद रखो, आप याद रखो कि हम क्या आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, मतलब रिक्त स्थान है। घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का वही कार्य है जो रेखीय गति में, देखो घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का क्या कार्य है, वही कार्य है जो रेखीय गति में किसका है, जो रेखीय गति में द्रव्यमान का है। किसका है भाई, द्रव्यमान का है, तो ये आपका द्रव्यमान हो गया। कोणीय संवेग कौन सी राशि ये बताना, तो कोणीय संवेग आप जानते हो सदिश राशि है। कौन सी राशि है भाई, सदिश राशि है। जब किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य होता है, बाह्य बल आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, तब की बात कर रहे हैं, तब कोणीय संवेग संरक्षित। जब किसी निकाय में बाह्य बल आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, तब आपका कोणीय संवेग, कौन सा भाई, कोणीय संवेग, ये लिख लेना आप, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग कैसा रहेगा भाई, संरक्षित रहेगा। कोणीय वेग का विमीय सूत्र, यहाँ पर बोला है कोणीय वेग का विमीय सूत्र आपसे पूछा है, तो कोणीय वेग का विमीय सूत्र T इनवर्स। कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या है, T इनवर्स है। ठीक है ना, यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग शून्य होगा, नियत होगा। क्या होगा भाई, नियत होगा। समझ रहे हैं ना, यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण क्या है, शून्य है, तो उसका कोणीय संवेग क्या होगा भाई, नियत होगा। तो ऐसे करके दोस्तों आप इन ऑब्जेक्ट को तैयार कर लो, है ना। तो एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना, वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, ठीक है ना। चलो आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं सही जोड़ियों पे, और सही जोड़ियों पर हम आपसे बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण का आपको मिलान करना है कि बलाघूर्ण किससे मिल रहा है। तो भाई बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, न्यूटन
इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर होता है भाई, न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका मात्रक नहीं होता क्या बलागुण का? बलागुण बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है। बलागुण का सूत्र क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर ये हो जाएगा। ये आपका पहला है। जड़त्वाघूर्ण आई। अब जड़त्वाघूर्ण आई किससे मैच कर रहा है भाई? तो जड़त्वाघूर्ण का भी सूत्र क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, यही होता है ना, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। यहाँ बोला कोणीय संवेग, यहाँ बोला है हाई आपसे कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग क्या है? तो कोणीय संवेग का आपका जे बराबर क्या होता है? आई ओमेगा, अभी हमने आपको बताया, और मात्रा का आपका ये होता है। तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। शंकु का द्रव्यमान, एक जो शंकु होता है उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, ये आपसे पूछा है। तो शंकु का द्रव्यमान केंद्र आधार से अक्ष के अनुदिश h/4 दूरी पर, ये आपका 4 है। ठीक है। फिफ्थ, वलय का द्रव्यमान केंद्र ज्यामिति केंद्र पर, तो ये आपका 5वां होगा। तो ऐसे यह सही जोड़ी हो गई। तो दोस्तों आपको इतने ऑब्जेक्ट जो है ना तैयार कर ही लेने हैं, इतने ऑब्जेक्ट आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है। और इतने ऑब्जेक्ट तैयार कर लोगे तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो आप ठीक है ना, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो एक बार दिल से लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।